नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मई माह के तीसरे सप्ताह के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। मई माह के तीसरे सप्ताह के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं 15 मई से लेकर 21 मई के बीच में, उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने मई माह के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे उसके वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने हमारा पहला सप्ताह का वीडियो मई माह का और दूसरे सप्ताह का वीडियो जो है मई माह का अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि 15 मई से लेकर 21 मई तक के बीच के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उस आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वह सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है यानी कि शिशु मृत्यु दर है वह सबसे ज़्यादा यानी कि प्रति 1000 बच्चों पे प्रति 1000 जीवित बच्चों पे 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश राज्य में। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम हमारे देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य की बात करें तो नागालैंड राज्य जो है यहाँ पे सबसे कम शिशु मृत्यु दर देखी गई। यहाँ की शिशु जो मृत्यु दर है नागालैंड की वह 4 है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रति 1000 जीवित बच्चों पे जो शिशु मृत्यु दर है वो 4 है नागालैंड की। तो आप इसे याद रखिएगा। दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है तो मध्य प्रदेश की। कितनी है शिशु मृत्यु दर? तो 48 है। और उसके बाद नागालैंड राज्य की सबसे कम शिशु मृत्यु दर है हमारे देश में। कितनी है? तो 4 है शिशु मृत्यु दर नागालैंड की। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने अपलोड भी कर दिया टेबल के माध्यम से। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वह आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। कितनी है? तो 48। तो आप इसे याद रखिए, यहाँ पे 48 होगा। तो शिशु मृत्यु दर जो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी 48 प्रति 1000 जीवित बच्चों पे। उसके बाद सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है आपको मिलेगी नागालैंड में। कितनी है? तो 4 है। और उसके बाद भारत की जो शिशु मृत्यु दर है 2017 में प्रति 1000 जीवित जन्म पे 33 थी, जो 2018 में घटकर 32 हो गई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2017 में भारत में जो शिशु मृत्यु दर थी वह प्रति 1000 जीवित जन्मों पे 33 थी, जो 2018 में घट के 32 हो गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बड़े राज्यों में सिंगल डिजिट के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य की अगर हम बात करें तो केरल इसमें टॉप पे है। केरल की जो शिशु मृत्यु दर है वह 7 है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा शिशु मृत्यु दर में सबसे बड़ी जो गिरावट है आपको मिजोरम में दर्ज की गई है। यहाँ पर IMR जो रेट था शिशु मृत्यु दर थी 15, जो अब गिर के हो गई है 5। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये डेटा आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पे होगा तो CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो इस CBSE के जो नए अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं मनोज आहूजा, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मनोज आहूजा। इससे पहले CBSE की जो अध्यक्ष थी वो थी अनीता करवाल। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कुल क्षेत्रों में मतलब कुल कितने क्षेत्रों में निजी कंपनियों के निवेश को मंजूरी दे दी गई है। तो हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है उसने टोटल 3 क्षेत्रों में जो है निजी कंपनियों के निवेश को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है, यानी कि 3 क्षेत्रों में अब जो है निजी कंपनियां अपना निवेश कर सकती हैं। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए। तो कोयला हो गया पहला, उसके बाद अंतरिक्ष हो गया यानी कि स्पेस में, और उसके बाद आपका तीसरा क्षेत्र हो गया खनिज। यानी कि भारत में जो निजी कंपनियां हैं वह अब कोयला में, अंतरिक्ष में और खनिज में निवेश कर सकती हैं। ऐसा फैसला हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अन्य निर्णय भी लिया गया है। कौन कौन सा निर्णय?
तो रक्षा में यानी कि डिफेंस एरिया में जो एफडीआई था उसकी सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। उसके बाद राज्य की केंद्र से उधार लेने की जो सीमा थी वो उसको 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। उसके बाद मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आपको पता होगा मनरेगा में बजट के समय 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसके साथ ही हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का मनरेगा के तहत आवंटन कर दिया है। तो टोटल 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो गया है अब मनरेगा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये लेटेस्ट की न्यूज है जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली बन सकता है। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरियो पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो रेमो डी ग्रेगोरियो हैं इन पे हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है तथा ये फ्रांस के हैं तथा ये साइकिलिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं रेमी डी ग्रेगोरियो, ये फ्रांस के हैं तथा ये साइकिलिंग करते हैं तथा इनके ऊपर टोटल 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 का जो आयोजन है किस देश में किया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फीफा अंडर 17 जो महिला वर्ल्ड कप है 2021 का, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 2021 का जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होगा इसका आयोजन किया जाएगा आपका भारत में। तो ऑप्शन जो इसका है सी बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। तथा हमारे प्यारे देश भारत में टोटल 5 जगहों पे, कहा टोटल 5 जगहों पे इस अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। 5 जगहें कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले नवी मुंबई हो गया, नवी मुंबई में होगा। उसके बाद भुवनेश्वर में हो जाएगा, भुवनेश्वर हो गया। उसके बाद भुवनेश्वर के बाद आपको गुवाहाटी हो गया और उसके बाद अहमदाबाद हो गया और आपका कोलकाता हो गया। तो टोटल 5 जगह हैं जहां पे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला हो गया आपका नवी मुंबई, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा गुवाहाटी, चौथा अहमदाबाद और 5वां कोलकाता। ये 5 जगह हैं जहां पे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना है कि जो तेलिया रुमाल है वह किस राज्य का उत्पाद है जिसको हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह तेलिया रुमाल है, इसी को जीआई टैग दिया गया है तथा इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है तेलंगाना से। तो आप इसे याद रखिएगा, तेलंगाना का है यह तेलिया रुमाल जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ ही कुछ अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया जो आपको पता होना चाहिए। तो एक था ब्लैक राइस जिसको हम कहते हैं चकहाओ चावल। तो चकहाओ जो चावल था यह मणिपुर का चावल है जिसको दिया गया था हाल ही में जीआई टैग। और उसके बाद जो गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर, उसका जो टेराकोटा की पेंटिंग थी उसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ जम्मू कश्मीर आप याद रखिएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये जीआई टैग जो मैंने आपको बताया इन्हें आप याद रखिएगा, ये लेटेस्ट के जीआई टैग हैं तथा ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई इंडस्ट्री को कुल कितने रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो हाल ही में हमारी जो केंद्र सरकार है उसने एमएसएमई सेक्टर को टोटल 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो केंद्र सरकार जो है यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण देगी तथा यह जो ऋण है यह 4 साल में
चुकाया जाएगा एमएसएमई के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की अरंबूर लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक दिया गया? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अरंबूर लकड़ी की जो नक्काशी है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। तो इसे आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के पेरम्बूर जिले से। कहाँ? तो तमिलनाडु का जो पेरम्बूर जिला है यही की यह प्रसिद्ध उत्पाद है जिसका नाम है अरंबूर लकड़ी की नक्काशी, तथा इसी को हाल ही में दिया गया है जीआई टैग। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसके साथ ही जो तमिलनाडु, इसके दो अन्य इंपॉर्टेंट उत्पाद हैं जिनको दिया गया था जीआई टैग, आपको पता होना चाहिए। तो एक है डिंडीगुल का ताला, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। डिंडीगुल का ताला हो गया, ये भी तमिलनाडु का है। और उसके बाद हो गया एक कंडाकी साड़ी। तो कंडाकी साड़ी और डिंडीगुल का ताला, ये दो इंपॉर्टेंट उत्पाद और हैं कहाँ के? तमिलनाडु के, जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जारी कौन करता है। तो यह जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। तथा 2020 का यह इंडेक्स जो जारी किया गया है, इस इंडेक्स में भारत को स्थान दिया गया है 74वां, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 2020 का जो हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है, इस इंडेक्स में भारत को स्थान दिया गया है 74वां। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही इस वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहले स्थान पे आपको मिलेगा स्वीडन, दूसरे स्थान पे आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पे है फिनलैंड, चौथे स्थान पे डेनमार्क और पांचवें स्थान पे आपको नॉर्वे मिलेगा। तथा भारत को इसमें रैंकिंग दी गई है 74वीं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही हाल ही में कुछ अन्य इंडेक्स भी जारी किए गए थे जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले 2020 का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? तो 142वां। तो आप इसे याद रखिएगा। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था इसमें भारत को स्थान दिया गया था 142वां। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया था उसमें भारत को स्थान दिया गया था 120वां। और उसके बाद समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया था उसमें भारत को स्थान दिया गया था 46वां। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 142वां स्थान दिया गया था। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 120वां स्थान दिया गया था। उसके बाद समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को 46वां स्थान दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट अपलोड की गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत को 74वां स्थान दिया गया है। पहले स्थान पे स्वीडन है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनाइटेड वी फाइट गाना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में जो यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग है यह लॉन्च किया गया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा जो है यह गाना लॉन्च किया गया था। इस गाने का नाम है यूनाइटेड वी फाइट। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो गाना है यह लिखा गया है जो अल्वारेस के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह जो यूनाइटेड वी फाइट गाना है यह लिखा गया है जो अल्वारेस के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही इससे पहले जो HDFC बैंक था उसने भी एक गाना लॉन्च किया था, तो वह भी गाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पिक्चर अपलोड की हुई है HDFC बैंक के द्वारा जो गाना लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम हार नहीं मानेंगे। तो यह जो गाना था यह HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट लॉन्च किया है? तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अपने नागरिकों को एक ब्रेसलेट लॉन्च किया गया है इटली के द्वारा, जिसका नाम है आई फील यू। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। इटली के द्वारा जो है आई फील यू नामक ब्रेसलेट लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अपने देश में नागरिकों के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विक्टोरिया फॉल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह जो विक्टोरिया फॉल है यह विश्व का सबसे ऊंचा फॉल माना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। जो विक्टोरिया फॉल है यह विश्व का सबसे ऊंचा फॉल माना जाता है तथा यह जाम्बिया देश में है। कहाँ है? तो जाम्बिया देश में है। तथा कौन सी नदी पे है? तो जाम्बिया देश के जम्बिया नदी पे है यह विक्टोरिया फॉल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा फॉल है। तथा यह हाल ही में सुर्खियों में क्यों है? तो क्यों इसको हाल ही में खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए, यानी टूरिस्टों के लिए इस विक्टोरिया फॉल्स को हाल ही में खोल दिया गया था। इसी कारण से यह न्यूज में बना हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सत्र 2020-21 के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन इसका बी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने सत्र 2020-21 के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ की कैंटीन में कब से स्वदेशी उत्पाद बेचे जाने का फैसला किया गया? ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है यानी कि सीएपीएफ है, उनके कैंटीन में जो है 1 जून से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1 जून से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन में सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 जून से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो हाल ही में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश बना है स्लोवेनिया, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। जो स्लोवेनिया है यह पहला यूरोपीय देश बन गया है कोविड-19 से मुक्त होने वाला, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है कब मनाया गया? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है यह कब मनाया गया? तो जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है यह मनाया जाता है 15 मई के दिन, यानी ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 15 मई के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण की जो शुरुआत है किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो गोल सबसे पहले इसका फुल नेम आपको पता होना चाहिए। तो गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर, क्या हो जाएगा? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, यानी कि गोल कार्यक्रम जो है इसके दूसरे चरण की जो शुरुआत है यह जनजाति कार्य मंत्रालय जो हमारा है उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस गोल कार्यक्रम में मदद कौन कर रहा है? तो इस गोल कार्यक्रम में मदद कर रहा है फेसबुक। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया? सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है यह मनाया गया है 16 मई के दिन, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। 16 मई के दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तथा इसको मनाता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को प्रतिवर्ष यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 16 मई के दिन यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में सिक्किम राज्य ने अपना स्थापना दिवस जो है कब मनाया है। तो सबसे पहले आपको पता है सिक्किम राज्य की जो स्थापना कब हुई थी, तो 16 मई, आप याद रखिएगा 16 मई 1975 को सिक्किम जो राज्य था यह हमारे देश का 22वां राज्य बना था। तो इसे आप याद रखिएगा 16 मई वर्ष 1975 को जो सिक्किम था यह हमारे देश का 22वां राज्य बना था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया है 16 मई के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा सिक्किम के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम है गंगा प्रसाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक का नाम पहले आप याद रखिएगा वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। तो इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इस पुस्तक को लिखा गया है फांग फांग के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आप ये देख रहे हैं। यह पुस्तक है वुहान डायरी, इसको लिखा गया है फांग फांग के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में आए चक्रवाती तूफान जो अम्फान है उसका नामकरण किस देश ने किया है। सुपर इंपॉर्टेंट। तो चक्रवाती तूफान जो अम्फान है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो चक्रवाती तूफान अम्फान का जो नामकरण है यह किया गया थाईलैंड के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। थाईलैंड के द्वारा चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण किया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो चक्रवाती तूफान अम्फान है यह साल 2020 का यह पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, साल 2020 का पहला उष्णकटिबंधीय तूफान भी है अम्फान, जिसका नामकरण किया गया थाईलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सुपर इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। तथा इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1 एकड़ भूमि पर प्रत्येक किसान के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। जिसे भी आप याद रखिएगा, प्रति 1 एकड़ की भूमि पे 10,000 रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे किसानों को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो योजना है यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। इसके साथ ही यह जो छत्तीसगढ़ राज्य है मनरेगा के तहत, आप इसे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो राज्य है यह मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे आगे था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में गिफी नामक कंपनी जो है जो एक एनिमेटेड इमेज बनाती है उसको किसने खरीदा है। तो जो गिफी कंपनी है जो एनिमेटेड इमेज बनाती है उसको हाल ही में फेसबुक ने खरीद लिया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। फेसबुक के द्वारा जो है गिफी नामक कंपनी को खरीद लिया गया है। फेसबुक के मालिक हैं मार्क जकरबर्ग। तथा फेसबुक की कंपनी और कौन कौन सी है, तो व्हाट्सएप फेसबुक का है और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के बीच वनों की कटाई कितनी पहुंच गई है। सुपर इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में जो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है इसके अनुसार वर्ष 2015 से लेके वर्ष 2020 के बीच जो वनों की कटाई है वह कम हुई है, यानी कि वनों की कटाई घटी है। तथा यह जो वनों की कटाई है घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इससे पहले यानी कि 2015 से पहले जो वनों की कटाई थी लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर या 12 मिलियन हेक्टेयर हुआ करती थी, परंतु 2015 से 20 के बीच में वनों की कटाई में जो है कमी आई है तथा यह अब 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है हाल ही में रिलायंस जियो ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी जनरल अटलांटिक को बेच दी है। तो हाल ही में जो रिलायंस जियो है उसने बहुत सारी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो अब तक टोटल 4 कंपनियां हो गई हैं जिनको हिस्सेदारी बेची गई है रिलायंस जियो के द्वारा। तो ये कौन कौन सी कंपनियां आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले
फेसबुक को इसने बेची थी 22 अप्रैल को। उसके बाद सिल्वर लेक को 3 मई को बेची थी। उसके बाद विस्टा को बेची थी 8 मई को, और उसके बाद हाल ही में जनरल एटलांटिक को बेची अपनी हिस्सेदारी 17 मई को। तो टोटल 4 कंपनियां हैं जिसने इन्वेस्ट किया है रिलायंस जियो में। तो आप इसे याद रखिएगा तक कितने कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं रिलायंस जियो में। तो जो फेसबुक है उसने फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं कहाँ पे, तो रिलायंस जियो में। उसके बाद 5,656 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं सिल्वर लेक ने। उसके बाद 11,367 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं विस्टा ने, और 6,598 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं लगभग जनरल अटलांटिक जो कंपनी है उसने। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सेदारी खरीदी गई है, तथा जो जनरल अटलांटिक है उसने हाल ही में 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस जियो में। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख लीजिए, पिक्चर में आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 वीक्स 4 डील जो रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। सबसे पहले फेसबुक ने 22 अप्रैल को रिलायंस जियो में कितना हिस्सेदारी खरीदी थी, तो फेसबुक ने रिलायंस जियो में लगभग 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी थी 22 अप्रैल के दिन। और सिल्वर लेक जो है इसने 3 मई को लगभग 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी थी रिलायंस जियो में। उसके बाद जो विस्टा कंपनी है उसने 8 मई को लगभग 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी थी रिलायंस जियो में। और उसके बाद जो जनरल अटलांटिक है उसने हाल ही में 17 मई के दिन 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस जियो में। तो रिलायंस जियो में ये 4 इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिसने हाल ही में हिस्सेदारी खरीदी है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं यह लगातार 5वीं बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। लगातार 5वीं बार जो है बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये किस पार्टी के हैं, तो ये लिकुड पार्टी से हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो यह इजराइल देश है इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी को हम कहते हैं शेकेल। क्या है, शेकेल इसकी करेंसी है। राजधानी हो जाएगी आपकी जेरूसलम, और यहाँ की भाषा है हिब्रू इजराइल की। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो इजराइल देश है उसने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे अपने देश में एक गली का नाम भी रखा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है यह मनाया गया है 18 मई के दिन, यानी ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में 18 मई के दिन जो है मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तथा इसकी इस बार की थीम क्या थी, तो म्यूजियम फॉर इक्वलिटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इस वर्ष की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग किस देश की लीग है। तो यह जो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग है यह किस देश की लीग है, तो यह जर्मनी की लीग है, फुटबॉल लीग है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसने हाल ही में मैच कराने का फैसला किया है, इसी कारण से यह जो बुंडेसलीगा है यह न्यूज में है। तथा यह किस देश की है, तो यह जर्मनी की है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जयतु जयतु भारतम गीत को कितने गायकों ने मिलकर गाया है। तो हाल ही में जो जयतु जयतु भारतम गीत है इसको लगभग 211 गायकों के द्वारा मिलकर गाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, लगभग 211 गायकों ने मिलकर गाया है जयतु जयतु भारतम गीत को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह किस उद्देश्य से गाया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए, आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए इस गीत को गाया गया है लगभग 211 गायकों के द्वारा। इसमें आप देख रहे हैं इसमें लता मंगेशकर भी शामिल है इस गीत को गाने में। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में ओप्पो कंपनी ने 5G को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है। तो हाल ही में जो ओप्पो कंपनी है उसने
5G को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वोडाफोन के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोडाफोन के साथ, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा। तो ये था हमारा लास्ट प्रश्न मई महीने के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।